नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्णिया एकेडमी एंड एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम अध्याय तीसरे की बात कर रहे हैं, भारत में चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी किस तरीके से इलेक्शन होते हैं। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में इलेक्शन किस तरह से होंगे, और इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन को करवाने वाली कोई बॉडी विशेष होगी क्या, कोई संस्था विशेष होगी जो इलेक्शन करवाने का कार्य करे, और यदि कोई बॉडी विशेष, कोई संस्था विशेष है तो फिर किस तरीके से इलेक्शन का कार्य कर रही है, उन चीजों को हम देखेंगे। तो हमारा जो अध्याय तीसरा, ये क्या है, भारत निर्वाचन आयोग करके एक संस्था है, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग इंडियन इलेक्शन कमीशन संस्था है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली पर। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली इसकी हेड ऑफिस है। क्या है, हेड ऑफिस है। ये क्या करेगा, भारत में इलेक्शन का काम करेगा। तो हमने मोटे तौर पर पढ़ा है कि चुनाव क्या होते हैं, फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, किस तरह से लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। तो ये हमारे जो अध्ययन के बिंदु है, चुनाव क्या है, फिर प्रत्यक्ष चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं। हमने कहा इजराइल, हमने एक उदाहरण दिया स्विट्जरलैंड का। फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव किस तरीके से होते हैं, भारत का उदाहरण दिया। और हमने कहा कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और वे चुने हुए प्रतिनिधि किसके हेतु कार्य करेंगे, जनता के लिए उत्तरदायी होंगे। फिर हमने देखा कि चुनाव ये हो रहे हैं तो फिर किस तरीके से हो रहे हैं, आधार क्या है, कौन सा तरीका है चुनाव का। तो दो आधार है, एक तो है ज्यादा वोट पर जीत, सर्वाधिक वोट, सर्वाधिक, जिसको ज्यादा वोट उसकी जीत, सर्वाधिक वोट। और दूसरी जो पद्धति थी वो समानुपातिक। सर्वाधिक वोट पर किसकी जो होता है चुनाव, हमने कहा कि आपके सांसद हैं, एमएलए, सांसद है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर एमएलए यानी क्या है, ये विधायक है। पंचायती राज की इलेक्शन है, वो भी सर्वाधिक वोट पद्धति पर होते हैं। समानुपाती पर क्या भारत में चुनाव होते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल भारत में होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं, उपराष्ट्रपति के हैं वो चुनाव होंगे, वो भी इसी पद्धति पर होंगे। और किसके, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो भी किस पद्धति पर होते हैं, समानुपाती। और विधान परिषद के भी चुनाव, परिषद ध्यान रखना, विधानसभा नहीं, विधानसभा के तो ये प्रत्यक्ष तौर पर हो जाएंगे, प्रत्यक्ष में क्या आ जाएगी, विधानसभा आ जाएगी। लेकिन जो विधान परिषद है, जिस तरीके से जो केंद्र में संसद है, जो विधायिका, उसके दो आएंगे, आगे विधायिका का अध्याय आएगा, मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि विधायिका के दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक क्या है, राज्यसभा। कहां पर है, यह केंद्र में व्यवस्था है। वैसे की वैसे राज्यों में भी कुछ व्यवस्था है, प्रत्येक राज्य में तो नहीं है, 5-6 राज्य जहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद है, दो व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ पर दो सदन की व्यवस्था स्वीकार की गई है, ताकि सभी को क्या हो सके, प्रतिनिधित्व मिल सके। तो मोटे तौर पर हमने बात ये कर ली कि जो चुनाव का पद्धतियां कौन सी होगी उन पर। आगे बढ़ेंगे, हमारे जो 5वें क्रमांक का की पॉइंट है वह है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, यानी भारत में जो चुनाव करवाने, भारत में चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र संस्था। क्योंकि हमने कहा कि किसी भी लोकतंत्र के अंतर्गत क्या है, चुनाव जरूरी है, और चुनाव एवं नियत समय अवधि में निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं तो ये लोकतंत्र सफल है। भारत में क्या स्थिति, तो भारत में एक सफल लोकतंत्र की स्थापना हेतु हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया कि साहब ऐसी कोई संस्था इजाद की जाए, ऐसी कोई संस्था एस्टेब्लिश की जाए, ऐसी जो संस्था का प्रावधान किया जाए जो क्या करे, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव है वो करवाए जाए। तो भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए, कई प्रयास हैं वो किए गए। और इस प्रयास की श्रेणी में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 324 के फर्स्ट में दिया गया, क्या कहा गया है, 324, अनुच्छेद 324 फर्स्ट में कहा गया है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का
और उन सभी के निर्वाचनों का सफल संचालन करना, उन सभी का क्या करना, अधीक्षण करना, उन सभी के निर्देशन करना और उन चुनावों पर क्या रखना, नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। किसमें निहित होगा, एक आयोग में निहित होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और वह आयोग होगी, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा भारत निर्वाचन आयोग। क्या होगा, उसका नाम होगा भारत निर्वाचन आयोग। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, उसका नाम होगा भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन करके एक संस्था होगी जो क्या करेगी, भारत में संसद, लोकसभा और राज्यसभा, फिर प्रत्येक राज्य की विधानमंडल, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल का आशय हुआ कि वहां पर विधानसभा और विधान परिषद क्या है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझे कि एक तो कहा गया संविधान के अधीन संसद, तो संसद के दो अंग, एक तो है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। फिर इसमें कहा गया प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल का क्या आशय हुआ, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल का आशय हुआ, क्योंकि हम देखेंगे कि संसद के भी दो होंगे, उस तरीके से विधानमंडल भी दो तरह के, एक तो विधानसभा होगा विधानमंडल में और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद, विधान परिषद। ये जो क्या है, ये दो संस्थाएं होगी जो क्या करेगी, इन दो संस्थाओं के कौन, इलेक्शन कमीशन 324 में कहा गया है कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा प्रत्येक राज्य के लिए क्या विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हेतु क्या करेगी, ये जो इलेक्शन कमीशन है वो निर्वाचक नामावली तैयार करेगी। फिर उन निर्वाचक का सफलता रूप से संचालन करना है तो उनका अधीक्षण करना है, उनका निर्देशन करना है कि किस तरीके से चुनाव है वो किया जाए, और फिर जो चुनाव जहां पर करवाएंगे, चुनाव बूथ है उनको किस तरीके से नियंत्रण में रखना ताकि किसी भी तरह के फर्जी वोटिंग नहीं हो। और ये सभी कार्य करने हेतु क्या होगा, एक आयोग होगा जिसका नाम होगा निर्वाचन आयोग, जो भारत में क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने का कार्य करेगा। और ये जो आयोग है जिसे भारत निर्वाचन आयोग कहा जाता है, भारत निर्वाचन आयोग होगा, ये काम करेगा। तो आपसे ये चीज पूछी जाएगी कि भारत में स्वतंत्र चुनाव करवाने हेतु कौन कार्य कर रहा है, तो आप कहोगे कि भारत निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन है, वो काम कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है उसको भी देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार करना और चुनावों का सफल संचालन, उनका अधीक्षण करना, चुनावों का निर्देशन करना और जो चुनाव वाले बूथ है उनको नियंत्रण अधिकार में रहने का काम है। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया जाता है कि वह नामावलियां तैयार करे, निर्देशन करे और जो बूथ है उन पर नियंत्रण रखे, ये स्वतंत्र निर्वाचन आयोग करेगा। भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होगा। अब बात आई कि ये तो केंद्र पर तो भारत निर्वाचन आयोग होगा, लेकिन राज्यों में भी उसी का एक क्या होगा, उसी का एक सहयोगी व्यक्ति होगा। कौन होगा, वह होगा राज्य निर्वाचन अधिकारी। यानी राज्यों में क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगा। भारत और राज्य, यहां पर कौन है, यहां पर कौन है, राज्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो क्या करेगा, राज्य के अंतर्गत इस भारत चुनाव निर्वाचन आयोग की है वो मदद करने हेतु काम करेगा कि यदि राजस्थान के अंतर्गत विधानसभा के चुनाव है तो विधानसभा चुनाव हेतु ये क्या करेगा, राज्य जो निर्वाचन आयोग होगा वो इसकी मदद करेगा ताकि चुनावों का सफलतम रूप से क्या हो, करवाई जाए। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता करेगा। भारत निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, प्रारंभ में कैसा था, एक सदस्य था, कालांतर में इसको बहुसदस्य कर दिया गया। 1989 तक ये एक सदस्य ही रहा, यानी एक ही इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके अधीन जो कर्मचारी होंगे वे कार्य करेंगे। लेकिन 1989 के बाद में क्या हुआ कि चुनावों के अंतर्गत कुछ बदलाव हुआ और उसमें है वो अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया ताकि जो चुनाव आयुक्त है उसके कार्यभार को हल्का किया जा सके। उसके लिए अन्य दो चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए। क्या कह रहे आगे देखिए,
1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले दो अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करके क्या कर दिया गया, निर्वाचन आयुक्त को बहुसदस्य कर दिया गया। अब 1989 के आम चुनाव तक तो एक सदस्य था, लेकिन जो ही बाद में चुनाव होने आए 1989 के आम चुनाव, तो उसमें कैसा कर दिया गया था, बहुसदस्य कर दिया। यानी एक तो मुख्य था, एक मुख्य, और इस मुख्य को क्या होंगे, दो अन्य सहायता हेतु, दो और व्यक्ति इसके नियुक्त किए। तो दो ये हो गए, एक ही, यानी बहुसदस्य हो गए, यानी एक से अधिक यानी त्रिसदस्य हो गए। चुनावों के बाद फिर से उसको एक सदस्य वो बना दिया गया था। चुनावों के बाद में फिर से एक सदस्य कर दिया गया, लेकिन पुनः 90 और 93 1993 में पुनः दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई, और ये निर्वाचन आयुक्त बहुसदस्य हैं। वर्तमान के अंतर्गत यदि संख्या देखी जाए तो इसमें कितने हैं, 3। कितने हैं, 3 है। एक तो मुख्य है और दो है वो अन्य सहायता देने हेतु हैं, यानी टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। अर्थात क्या ये बहुसदस्य निर्वाचन आयोग है। इस तरह का आप ध्यान रखना। तो चुनाव आयोग, भारत में चुनाव की क्या स्थिति है, निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 324 क्या करेगा, वह लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति के चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से संपन्न कराने का काम करेगा। अब आगे बढ़ते हम बहुमत पर। चुनाव हो रहे हैं, अब चुनाव में कोई व्यक्ति कैसे जीत रहा है, किसके आधार पर, बहुमत पर। किसी व्यक्ति का क्या मत जो स्थिति होगी, बहुमत किस तरह से हासिल करेगा, वो बहुमत के आधार पर क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। तो उस चुनाव में उसकी जो बहुमत है वही उसे इलेक्शन के अंतर्गत विजय बनाने का काम करेंगे। तो विशेष बहुमत का अर्थ, विशेष बहुमत का अर्थ है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से ही विशेष बहुमत पारित होगा। यहाँ पर बात इसलिए विशेष बहुमत की आई कि जो चुनाव आयुक्त आपने नियुक्त किया, जो चुनाव आयुक्त बनाए गए, चुनाव आयुक्त को हटाने का तरीका, यानी भारत में चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति तो हमने कर दी कि राष्ट्रपति जो उसकी है वो नियुक्ति करेगी, लेकिन उसको हटाया कैसे जाए, तो उसके लिए कहा गया है कि क्या विशेष बहुमत के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत कैसे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंतर्गत सदन में उपस्थित कितने हैं और मतदान कितने सदस्य कर रहे हैं, उन दोनों का 2/3 यदि वोट है मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत हो जाएगा। इससे चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। एक बात तो ये। दूसरा, इसी में विशेष बहुमत में दूसरी कड़ी है कि जो राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रोसीजर को फॉलो किया जाना है। इसी विशेष बहुमत के दृष्टिकोण को, समानुपातिक पद्धति को है वो अपनाया जा रहा है। तो आप ध्यान इतना ही रखें कि चुनाव आयुक्त को हटाने का जो तरीका है वो विशेष बहुमत के आधार पर निर्वाचन आयोग को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा प्रत्येक के अंतर्गत जितने सदस्य उपस्थित हैं, यानी टोटल सदस्य आप कहोगे लोकसभा में 500 और 43 निर्वाचित थे, उनमें उपस्थित यदि देखा जाए तो सदन के अंतर्गत 300 सदस्य उपस्थित थे। अब 300 में से मतदान करने वाले सदस्य थे वो आपके कितने थे, मतदान करने वाले सदस्य थे वो 250 ही थे। अब इनमें 2/3 बहुमत है वो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसको हटाने का काम करेगा। ये विशेष बहुमत का एक प्रोविजन किया गया। आगे देखते हैं हम चुनावों में सुधार। अब हमने चुनाव करवा दिए, चुनाव करवाने हेतु संस्था ही मैंने बना दी कि वह संस्था होगी, भारत निर्वाचन आयोग होगा जो क्या करेगा, चुनाव करवाएगा। लेकिन अब इनमें सुधार करनी मुझे, क्या वही ढर्रा एक चल सकता है, नहीं चल सकता। तो ऐसे लिए इसके लिए चुनावों में निरंतर सुधार की एक कड़ी होनी जरूरी है। और यदि लंबी समय अवधि तक एक ही तरीके से चुनाव होते जाएंगे तो वास्तव के अंतर्गत नेतृत्व है वो अन्य वर्गों को भी नहीं मिलेगा और वह लोकतंत्र के अंतर्गत पूर्णतया सफल नहीं होंगे। इसलिए क्या है, इसलिए चुनावों के अंतर्गत सुधार करने बहुत ही जरूरी है। जब चुनावों के अंतर्गत, जब इलेक्शन में सुधार होगा तो ही सही तरीके से काम होगा। देखिए क्या होता है, लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना चाहिए। अब लोकतांत्रिक देश को, कोई देश लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसे क्या करना चाहिए कि अपने चुनाव देश में हो रहे हैं उनको अधिक स्वतंत्र बनाना और क्या करना, समय समय पर उनको निष्पक्ष तरीके से
वो करवाने की नई नई पद्धतियों पर अनुसंधान करना। आप नई नई पद्धतियों पर अनुसंधान करोगे तो ही क्या है, तो ही आपके चुनाव है वो स्वतंत्र होंगे, निष्पक्ष रूप से होंगे, और यदि ऐसा हुआ तो लोकतंत्र क्या है वो सफल होने की गुंजाइश रहेगी। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो चुनाव को स्वतंत्र बनाने की कोशिश किस तरीके से कहोगे, तो आप कहोगे कि भारत के अंतर्गत है वो नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया गया। क्या दिया गया? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार। ठीक है, वयस्क मताधिकार दिया है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में स्वतंत्र रूप से ये कार्य हो रहा है। और क्या हो रहा है, और यदि देखो कि चुनाव लड़ने की है वो सभी को स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर चुनाव लड़ सकता है, उसकी यदि योग्यता किसी भी तरह से उसे अयोग्य नहीं ठहरा दिया गया है तो आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। फिर क्या है, और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, एक क्या है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जो भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जो भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने में निष्पक्ष चुनाव करने का कार्य कर रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि भारत में जो चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं। लेकिन यदि देखा जाए पिछले 66 वर्ष के अनुभव के बाद में भी हमारी चुनाव प्रणाली में है वो उसमें कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइश है और उसके लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं कि इन चुनावों के अंतर्गत है वो सुधार करना जरूरी। ये तो हमारी विशेषता है कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र और सफल रूप से हो रहे हैं, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक पिछले 66 साल की समय अवधि को हमने देखा है तो उस समय अवधि में बदलाव, उसमें निरंतर नया तरीका, नए अनुसंधान है वो होने जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो बदलती परिस्थितियों के मुताबिक है वो चुनाव प्रणाली अपने आप में उस मायने में नहीं ढल पाएगी, और यदि उस मायने में नहीं ढल पाई तो सही तरीके से है वह निष्पक्ष रूप से वह कार्य नहीं कर पाएंगे। बदलती परिस्थिति, आज का जमाना तकनीकी का जमाना है, इसी तरीके से इसमें नई टेक्नोलॉजी को इजाद करके भी इलेक्शन करवाने का कार्य करना चाहिए, जो कि इस समय की क्या है बच्चों, मांग है। तो ये मोटे तौर पर है वो हमारे इलेक्शन वाला टॉपिक था। हमने देखा कि किस तरीके से वो चुनाव हो रहा है, किस तरीके से वो प्रतिनिधित्व की बात हो रही थी। मोटे तौर पर आपके आगे चुनाव आगे किस तरीके से चुनाव किया, फिर किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिला सभी को, एक चुनाव लड़ने वाले को प्रतिनिधित्व किस आधार पर मिल रहा है, और एक चुनाव जो वोट देने वाला मतदाता उसको किस तरीके से मिल रहा है। फिर जो चुनाव का है वो करने के आधार कौन कौन से उनको देखा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति है। फिर तरीके हैं वो देखे हमने चुनाव के कि जो चुनाव है वो किस आधार पर, कोई तरीका क्या है। तो दो तरीके बताए थे जीत के, कि एक तो सर्वाधिक जीत है सर्वाधिक वोट पर हो जाएगी, और दूसरी है वो समानुपातिक पद्धति पर। फिर हमने देखा था कि भाई किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष है वो चुनाव करवाए जाए, स्वतंत्र व निष्पक्ष। फिर हमने देखा था कि भारत में है वो किस तरीके से चुनाव का कार्य कर रहे हैं, और ये काम कौन कर रहा है, भारत निर्वाचन आयोग करके एक संस्था है वह काम कर रही है कि भारत में निष्पक्ष तरीके से क्या किया जाए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव किए जाए। तो भारत में कौन है, भारत में निर्वाचन आयोग है, उसकी हमने स्थिति देखी। फिर हमने ये भी स्थिति देखी कि भारत में है वो चुनाव स्वतंत्र रूप से, भारत में स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने हेतु क्या क्या प्रयास किए गए, उसमें देखा कि भारत में स्वतंत्र चुनाव करवाने उसके लिए हमने भारत निर्वाचन आयोग करके एक स्वतंत्र क्या कर दी गई थी बच्चों, संस्था बना दी गई। सभी को समान वोट देने का अधिकार भी दिया गया था, सभी को है वो समान रूप से चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो ये बेसिक व्यवस्था की गई थी जिसके आधार पर भारत में क्या है चुनाव व्यवस्था संपन्न है और लोकतंत्र को है सबल बनाने का काम किया। अब इसके देखते महत्वपूर्ण बिंदु क्या है अध्याय के, जो हमारे अध्ययन के केंद्र है उनको हमने पढ़ने की कोशिश की है।
तो ये कुछ एक बिंदु है, स्मरणीय बिंदु, स्मरणीय बिंदु है, इनका स्मरण कर लो आप कि चुनाव लोकतंत्री शासन व्यवस्था का आधार है। बिना लोकतंत्र के चुनाव व चुनाव के बिना लोकतंत्र असंभव है। यानी लोकतंत्र यदि जीवित रखना है, लोकतंत्र को जीवित रखना है, यदि व्यक्ति को है वो जीवित रहना है तो उसको भोजन करना पड़ेगा। उसी तरीके से लोकतंत्र को जीवित रखना है, लोकतंत्र को सफल बनाना है तो उसके लिए देश के अंतर्गत नियत समय अवधि में निष्पक्ष तरीके से पारदर्शितापूर्ण है वो इलेक्शन होने जरूरी है। शासन में प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी सर्वोत्तम चुनाव व्यवस्था का आधार है। सर्वोत्तम लोकतंत्र का कह दो, सर्वोत्तम लोकतंत्र का आधार, यानी वह शासन जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी है वह सर्वोत्तम लोकतंत्र का आधार है, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति का आधार है। क्योंकि सभी जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही, प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही है, वो वास्तविक लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र में तो संभव नहीं क्योंकि उनकी जनसंख्या बड़ी, लेकिन छोटे राष्ट्रों में ये व्यवस्था संभव है। परंतु जनसंख्या वृद्धि और राज्य का आकार विशाल होने की वजह से जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्य में भाग नहीं ले सकती। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र ज्यादा सफल रहा। बात निकल कर आई कि यदि देखा जाए तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो ज्यादा सफल रहा, क्योंकि बड़ी जनसंख्या, राज्य का आकार ज्यादा होने से प्रत्यक्ष जनता उसमें भाग नहीं ले सकती। भारत जैसे बड़े राष्ट्र में है वो कैसा लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए आखिर में काम करे, वो प्रतिनिधि लोकतंत्र भारत उसका उदाहरण है। तो भारत जैसे बड़े राज्यों में ये व्यवस्था संभव है। लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोकतंत्र को शासन का आधार है वो किसमें, प्रत्यक्ष चुनाव आधार बनाया गया। और इसी के साथ प्राचीन यूनान के नगर राज्य हैं वो किसके उदाहरण थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण थे ये प्राचीन यूनान के नगर राज्य। प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनेक प्रकार है, जैसे कि लोकतांत्रिक प्रणाली, अलोकतांत्रिक, समानुपातिक, ठीक है, संक्रमण, ये संघी मत नहीं है, एकल संक्रमण है, दलीय प्रणाली इत्यादि। ये अलग अलग प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, समानुपातिक है, ठीक है। भारतीय संविधान में भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कैसी व्यवस्था की गई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संस्था है जो निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में चुनाव की व्यवस्था करती है, और जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वही क्या होगा, चुना जाएगा। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। आगे बढ़िए क्या करें, समानुपातिक प्रणाली। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकार व राज्य में ग्राम पंचायतों के चुनाव राज्य द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग करता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व है वो दो प्रकार के कार्य करे, एक तो इजराइल और नीदरलैंड जैसे जो देश हैं वहां पर कार्य करे, इजराइल और नीदरलैंड जैसे देश है। दूसरा उनमें क्या होता है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में मान लिया जाता है, प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। और दूसरा जो समानुपातिक पद्धति का जो उदाहरण है वो अर्जेंटीना और पुर्तगाल, जहाँ पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और समान अनुपात में क्या होता है, समान अनुपात में बांटकर वहां पर चुनाव का काम किया जाता है। आगे बढ़िए, ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की है वो शुरुआत की। पृथक निर्वाचन मंडल 1909 के एक्ट में की गई थी और कहा था कि दलितों को है वो पृथक निर्वाचन देंगे, यानी कोई सीट दे दी। मैंने कहा जोधपुर की सीट है, ये जोधपुर की एक सीट है। पृथक निर्वाचन के मुताबिक जोधपुर की सीट पर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा वो भी क्या होगा, वो भी दलित होगा, ठीक है, और वोट देंगे वो भी दलित होंगे, वोट देने वाले भी दलित होंगे।
यानी वोट जिसको मिल रहा है वो भी दलित, देने वाले भी दलित। इससे क्या है, इससे अन्य जो तबके उनमें उपेक्षा का भाव बना है, वे लोग उनको वोट नहीं कर सकते, वो उनका नेतृत्व भी नहीं करेगा तो उनके लिए क्या कार्य करे। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था। कालांतर में जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी, इसने भारत में विभाजन की नींव डालने का काम किया और अन्य वर्गों को समाज की मुख्य धारा से अलग करने का काम भी किया, तो वो इसी ने किया था। भारतीय संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग चुनावों में संबंधित जो प्रत्येक विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी है और सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात से सहमत है कि ये जो निर्वाचन आयोग है वो निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा रहा है। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है भारत इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324 में। चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयुक्त कुछ चुनाव सुधार संबंधी सुझाव भी देते हैं और वह स्वयं जनता को भी सतर्क रहने का काम करते हैं तथा राजनीतिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ताकि क्या हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु सुधार, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनावों के अंतर्गत लंबी समय अवधि में उसमें सुधार होना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा कि भारत में तकरीबन 66 साल की समय अवधि तक है वो निरंतर चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें यही है कि निरंतर रूप से सुधार करते गए, जिसके फलस्वरूप है वो चुनाव की पद्धति सफल हुई और लोकतंत्र सफल है। ये महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़िए क्या करें, चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे निर्वाचन कहेंगे या चुनाव कहेंगे। तो ये बेसिक एक चुनाव की परिभाषा है। प्रतिनिधि यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में भेजती है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं। ये संसद या फिर विधानसभा होगा, संसद या विधानसभा। यानी जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधियों को कहाँ भेज रही है, या तो संसद में भेज रही है या विधानसभा में। संसद भेजने का मतलब हुआ लोकसभा, और राज्यसभा। आगे बढ़िए क्या करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यूनान के नगर राज्य हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण थे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में लोकतंत्र प्रत्यक्ष संभव नहीं। आम जनता एक स्थान पर एकत्र होकर सीधी सरकार के कार्य में भाग नहीं ले सकती, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर उपस्थित दर्ज करवा करें। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कहते हैं, इसका जो उदाहरण है वो हमारा कौन सा है, हमारा भारत है, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है, तो चुनाव है वो लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। यानी किसी भी लोकतंत्र के अंतर्गत यदि चुनाव नहीं हो रहे तो वह लोकतंत्र क्या है, सफल नहीं हो सकता। इस बात का आप ध्यान रखना। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, ठीक है। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली है वो अपनाई गई है, ताकि क्या हो, भारत के अंतर्गत ज्यादा जो अशिक्षित जनसंख्या वो भी स्वतंत्र रूप से भाग ले। समानुपातिक नीदरलैंड और इजराइल में हो गया। आगे बढ़िए क्या करें, अगला है वो अभ्यास प्रश्नों पर। आइए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे नजदीक अंग कौन सा है, यानी वह संस्था आयोग जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सबसे नजदीक है। तो क्या है, मीडिया द्वारा करवाया गया जनमत संग्रह वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके लिए हम देखेंगे स्विस प्रणाली है। क्या है, स्विस प्रणाली, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा जनता को भागीदारी दी जाती है। अगले बढ़िए सवाल पर क्या कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। मतदाता सूची तैयार करवाना, फिर है उम्मीदवारों का नामांकन करना, मतदान केंद्रों की स्थापना करना, आचार संहिता लागू करना और पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण करना। तो ये क्या है, उम्मीदवारों का नामांकन करना। आगे बढ़िए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है। यानी ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समान रूप से काम करे। समान रूप से काम क्या करे, प्रत्येक मत का मूल्य है वो समान तय किया गया। ये बात महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ो क्या कह रहे हैं अगले सवाल में। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में यदि प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में यदि प्रत्याशी यानी उम्मीदवार
विजेता घोषित किया जाता है। किसके आधार पर? चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा वोट हासिल करने पर। ज्यादा वोट हासिल करने पर, यानी जिसको ज्यादा वोट आएगा वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली में विजेता हो जाएगा। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या संबंध है, क्या अंतर है, और संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? यानी दो चीजें, एक तो पृथक निर्वाचन मंडल है और दूसरा आरक्षित है। रिजर्वेशन और जो पृथक निर्वाचन है उसमें अंतर क्या है वो देखना जरूरी है। पृथक निर्वाचन और आरक्षित चुनाव के बीच में निम्नलिखित अंतर है। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि चुनाव में केवल उसी समुदाय के वोट डालेंगे। किसके अंतर्गत? पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन जो मंडल होगा या पृथक निर्वाचन क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा? किसी समुदाय के प्रतिनिधि चुनाव में केवल उसी समुदाय के वोट को डालेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, कोई दलित हुआ है या फिर कोई हरिजन हुआ है या फिर कोई अन्य कोई अल्पसंख्यक हुआ है, तो जो खड़ा हुआ है उसी के जो निर्वाचन क्षेत्र में उसी समुदाय के लोग ही उसको वोट करेंगे। सेम समुदाय के लोग क्या करेंगे? वोट करेंगे। वो पृथक निर्वाचन प्रणाली हो जाएगी। और ये क्या है? ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक का काम कर रही है, एक लोकतंत्र के अंतर्गत सफल नहीं है। जबकि जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था है, उसमें काफी अंतर है। रिजर्वेशन में क्या अंतर है? आप देखोगे कि कोई क्षेत्र है, आपके दिया कि आपके एक जोधपुर क्षेत्र, आपने कहा कि साहब यहाँ लंबे समय से हैं वो दलितों को क्या है? प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, उनकी जनसंख्या भी है वो कम है। तो आपने ऐसा कर दिया कि निश्चित समय अवधि के लिए उस सीट को आरक्षित रिजर्व कर दिया कि उस सीट से वह व्यक्ति दलित के लिए, ओबीसी जो SC ST के लिए ही रिजर्व होगी, SC के लिए ST के लिए ही रिजर्व होगी। यानी यहाँ से जो भी चुनकर आएगा वो व्यक्ति SC का होगा या ST का होगा, ये शर्त होगी। लेकिन ये शर्त नहीं होगी कि उसमें केवल ST और SC समुदाय का व्यक्ति वोट डाल सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सभी तरह के लोग वोट डालने का काम करेंगे। तो ये बेसिक इसके अंतर्गत अंतर है। उसमें पृथक निर्वाचन में सेम समुदाय का व्यक्ति, सेम समुदाय का समान समुदाय का कौन? उम्मीदवार और वोटर दोनों है। उम्मीदवार व वोटर, ये तो इसमें आ जाएगा। लेकिन जो रिजर्व होगी, आरक्षित होगी, उसमें उम्मीदवार है वो SC ST का रखा गया, लेकिन वोटर है वो क्या होंगे? सभी समान रूप से वोट देंगे। इसलिए ये जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या करें? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। और जिस विजेता प्रत्याशी के लिए जरूर नहीं उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि के में जो व्यक्ति ज्यादा जिसके वोट आएंगे वही व्यक्ति क्या हो जाएगा? विजेता हो जाएगा। यही आपकी क्या कहलाएगी? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो वो सीधी सी बात, जिसको सर्वाधिक वोट होगा वही जीत होगी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या अभिप्राय? प्रत्येक पार्टी को चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करनी पड़ती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से पुनः लिया जाता है। जैसे कि 4 सदस्यों को हमने ले लिया तो उनको निश्चित कोटे के अंतर्गत उन्हें क्या होगी? सीट दी जाएगी। जितनी सीटों का कोटा है उसे दिया जाएगा। इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहेगी। और इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी प्रतिशत सीटें दी जाएगी जितनी प्रतिशत उसे क्या होंगे? वोट हासिल होंगे। और इसका उदाहरण हमने देखा था इजराइल और नीदरलैंड जैसे, अर्जेंटीना और पुर्तगाल जैसे देशों के अंतर्गत ये व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़िए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, तो मोटे तौर पर ये महत्वपूर्ण जो सवाल थे वो कंप्लीट हुए कि किस तरीके से जो चुनाव है वो हो रहे हैं, चुनाव से संबंधित है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा निर्वाचन किसे कहते हैं, निर्वाचन के आधार क्या क्या हैं, सार्वभौमिक वर्षक मताधिकार क्या है, किस तरीके से है वो भारत में चुनाव हो रहा है, और भारत में चुनाव सुधार हेतु आप सुझाव दीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपसे ये पूछा जाएगा चुनाव सुधार हेतु आप क्या है वो सुझाव दें। चुनाव सुधार के लिए सुझाव दीजिए।
तो आपको उसमें कहना पड़ेगा जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाएगी वो सरकार के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, आप कहोगे कि उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा मिले, कार्यकाल की क्या मिले, सुरक्षा मिले। आपको चुनाव सुधार करवाना है तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन की क्या स्थिति होगी, उसको कौन नियुक्त करेगा, फिर आप जो नए सिरे से वो परिसीमन करने का भी काम करोगे कि साहब अलग अलग देश में लंबे समय अवधि, जो कि अब देखेंगे तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर है वो परिसीमन किया गया। तो अब जनसंख्या बढ़ी है, आप देखोगे 2011 और अभी तो 2021 आने वाला है, तो जनसंख्या है वो तकरीबन 140 के आसपास पहुंचनी। तो ऐसी स्थिति में नए सिरे से इनका क्या होना चाहिए, पर्यवेक्षण होना चाहिए, ताकि सभी को क्या मिल सके, प्रतिनिधित्व मिल सके। फिर क्या है, नई तकनीकी भी है वो शामिल करनी चाहिए, नई प्रौद्योगिकी भी इजाद करनी चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र के अंतर्गत चुनावों को है वो करवाया जा सके। तो ये मोटे तौर पर हमने चुनावों की बात की कि भारत में है वो चुनाव की क्या सिस्टम होगा, किस तरीके से वो चुनाव होगी। ऐसी मुझे उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं कि आप लोगों को चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो महत्वपूर्ण है शब्दावलियां थी, महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, उन पर हमने चर्चाएं की और एक पाठ को है वो धारा प्रमुख रूप से किया कि जो चुनाव किस तरीके से किसी भी लोकतंत्र के लिए आधारभूत होता है, और यदि उस देश लोकतंत्र में चुनाव ही नहीं होंगे तो वो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। और भारत में इसके लिए हमने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया और वो लंबी समय अवधि से निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं ताकि देश में लोकतंत्र है वह सफल है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।